नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बिलासपुर में मतदाताओं को जागरूक करने शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। उन्होंने खुद साइकिल चलाकर रैली का नेतृत्व किया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। यह रैली देवकी नंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला से आरंभ होकर शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाप्त हुई। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने खुद इस रैली का हिस्सा बने और लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनय शुक्ला ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। किसानों और ग्रामीणों को बराबर सम्मान और पैसा मिल रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बेलतरा विधानसभा के भाजपा विधायक आदरणीय रजनी सिंह जी द्वारा ये आवाज उठाई गई है कि गौठानों में हमारी सरकार भ्रष्टाचार बहुत की है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक चल रही है। इसमें बेरोजगारों को काम मिल रहा है। महिला सहायता समूह को यहाँ काम दिया जा रहा है और इसमें हमारी जो गांव की महिला है स्व सहायता समूह के द्वारा अपने रोज जिंदगी चला रहे हैं। हर खबर के संवाददाता ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को न खाद की समस्या है, न रासायनिक खादों की समस्या है। लगातार सरकार जो है इस दिशा में प्रयास करी है। हर किसानों को खाद पहुंच चुका है। तो कहीं भी ऐसी भी कुछ शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि खाद नहीं मिला है और पानी भी बेहतर हुआ है। जिस प्रकार से बारिश हुई है तो सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस वर्ष प्रति एकड़ 20 कुंटल धान की खरीदी की जाएगी और 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अब भी लगता है कि बारिश के जो भी है उससे वो भी लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। रिपा और गौठान में जो जैविक खाद का उत्पादन हुआ है उसका 100% उठाव हो गया है या डिमांड अभी है उसके लिए? देखिए, गौठानों में जो जैविक खाद बन रहे हैं उन खादों को लेकर किसानों में अच्छा रिस्पॉन्स है और किसानों को डिमांड जो है खाद की आपूर्ति की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जैविक खाद रखे हुए हैं। किसान की मांग के अनुसार को दिया जाता है। प्रणाम योजना क्या है? प्रणाम केंद्र सरकार की। देखिए, जब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो इस प्रकार से केंद्र सरकार योजना बनाकर किसानों को ठगने का काम करती है। 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी और जैसी सरकार में आया उसका किसान सम्मान निधि भेदभाव करना शुरू कर दिया। ये प्रणाम योजना शुरू की है, लेकिन जो किसानों से उन्होंने वादा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मिलेगा, 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी और दोनों कामों में केंद्र में बैठी सरकार नाकाम रही है। इसलिए इस प्रकार से योजना बनाकर किसानों को ठगने का काम कर रही, छलने का काम कर रही, तो नाकामी छिपा। वहीं अंबिकापुर के नगर निगम क्षेत्र के मंगल पांडे वार्ड से पीरा
में बीते रात हुए बारिश में लाखों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित नाली बह गई है। ये पूरा मामला सीतापारा का है, जहां पर नाली के बह जाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद वार्डवासी समेत पार्षद सड़क पर बैठ गए और धरना देने लगे। इस दौरान वार्ड पार्षद ने नाली निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार और निगम के अधिकारियों पर मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पार्षद ने पूरे मामले की जांच कर घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई और संलिप्त निगम के अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। धरने पे हम लोग इसलिए बैठे हैं, ये करोड़ों की लागत से बनी नाला जो है, आम जनता का पैसा का जो नाला है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और इसमें संबंधित अधिकारी के मिलीभगत से ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण 1 माह पूर्व किया गया था, जो भी एक हल्के बारिश में पूरा ये देखिए ढह गया है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सूचना नहीं दिए, मोहल्ला के सभी सीनियर्स, हमारे जो यहाँ के निवासरत लोग हैं, सारे लोग संबंधित इंजीनियर को, अधिकारी को सूचना दिया गया, सभी लोग यहाँ आए। इसके बाद भी इन लोगों को सुनाई नहीं हुआ और अपना लापरवाही पूर्वक बड़ा कमीशन खोरी के आधार पर घटिया निर्माण करके चल गए। और जब तक इसका सही जांच नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग धरने से उठेंगे नहीं। खबर कोंडागांव की केशकाल से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर सफर करना बहुत दुभर हो गया है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सड़क की जर्जर अवस्था को देखकर हमने खबर चलाई और खबर का असर देखने को मिला कि दूसरे ही दिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारियों ने आनन फानन में राष्ट्रीय राजमार्ग के गड्ढों को मिट्टी, मुरम, गिट्टी से भरने का कार्य किया, लेकिन लगातार बारिश के चलते सड़क वापस अपने जर्जर अवस्था में आ गई है। तो सड़कों के हाल बेहाल हैं, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर हमने एक खबर दिखाई थी, जिसका असर भी देखने को मिला। सड़क पर भराई की गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क फिर से खराब हो गई है। तो कोंडागांव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क की बदहाली की ये तस्वीरें, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आम जनता को सड़क पर चलने से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के चलते हमने खबर भी दिखाई थी, जिस खबर का असर भी देखने को मिला। सड़क में भराई का कार्य किया गया, लेकिन लगातार बारिश के चलते सड़क खराब हो चुकी है एक बार फिर से। संभाग में स्तरीय युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर संभाग में आयोजित हुए भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने आए गेड़ी नृत्य कलाकार ने नृत्य के विषय पर खास बातचीत की और कहा कि वे चाहते हैं कि नृत्य को विशेष स्थान दिया जाए। खबर बलरामपुर से है, जहां पर अनुसूचित जनजाति परिवार में आदिवासी परिवार से अंजलि ने छोटी सी उम्र में बैट बॉल खेलने का काम शुरू किया। अंजलि खलको का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जन्म गौरव किया है और छत्तीसगढ़ सरकार खेल मंत्री उसे आर्थिक मदद करे। तो छत्तीसगढ़ सरकार से और खेल मंत्री से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और छोटी सी उम्र में खेल की जो चाह थी वो काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए बैट बॉल खेलने लगी और जिसके बाद उसने आर्थिक रूप से मदद की अपील भी की है। तो बचपन से ही बैट बॉल खेलने का शौक था, जिसके बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर है और इसी कड़ी में आर्थिक रूप से मदद करने की अपील सरकार से और खेल मंत्री से की गई है।
मेरे जो टूर्नामेंट हैं वो मैंने 11 नेशनल और 3 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें मेरे नेशनल्स में सभी नेशनल्स में मेरे मेडल हैं, बस इंटरनेशनल मेडल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर एक अच्छी बेसबॉल खिलाड़ी बनूँ, ताकि अपने देश के लिए इंटरनेशनल में मेडल ला सकूँ। और मैं अभी नेशनल गेम्स की और आगे जो हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी तैयारी कर रही हूँ, और उसके लिए मैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करूँगी कि वो मुझे हर मुमकिन मुझे मदद करने की कोशिश करे, ताकि मेरे जो प्रैक्टिस में है वो किसी भी प्रकार की बाधा ना आए और मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकूं और अच्छी तरह से कर सकूं, ताकि हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें मुझे मिल सके और मेरे प्रैक्टिस में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो बैट बॉल खेलने का शुरू से ही काम किया था इस छोटी सी उम्र में, और इसके बाद आपको बताते चले कि आर्थिक रूप से कमजोर है ये लड़की, जिसने राज्य सरकार से और साथ ही साथ खेल मंत्री से मदद की गुहार लगाई है, ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन कर सके। तो बलरामपुर की ये युवती, जो कि छोटी सी उम्र से ही खेल की चाह रखती है, बैट बॉल खेलकर उसने अभी तक कई उपलब्धियां हासिल की है और आगे भी वो बड़े मुकाम को छूना चाहती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से उसकी राहें आसान नहीं हो पा रही हैं। और इसी कड़ी में उसने सीएम से और साथ ही साथ सरकार से और खेल मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। बलरामपुर की ये युवती, जहां पर बैट बॉल खेलने की चाहत हमेशा से ही उसके मनों में रही है, और अपनी चाहत को पूरा करते हुए उसने बैट बॉल खेलना शुरू किया और मुकाम को हासिल किया। लेकिन अब आगे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए उसने मदद की गुहार लगाई है। वहीं संभाग में स्तरीय युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर संभाग में आयोजित हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम युवाओं के साथ। इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने आए केडी नृत्य कलाकार ने नृत्य के विषय में खास बातचीत की और कहा कि वे चाहते हैं कि उनके नृत्य को विशेष स्थान दिया जाए। नाम है सर, मैं अनिल कुमार गढ़ेवाल। हमारी संस्था का नाम लोक श्रृंगार भारती केडी लोक नृत्य है। जैसा कि जानते हैं, छत्तीसगढ़ का राज्य का इतिहास है कि यह अपनी लोक कला के नाम से जाना जाता है। तो हम जो केडी लोक नृत्य कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की पुरातन लोक संस्कृति में से एक है, जिसे हमारे राज्य में हरेली पर्व में किया जाता रहता है। विद्वानों और पूर्वजों की ऐसी मान्यता रही है कि केडी लोक नृत्य रामायण और महाभारत काल से भी अधिक पुराना लोक नृत्य है। जब छत्तीसगढ़ घंघोर जंगल हुआ करता था और बरसात के दिनों में जब चारों तरफ पानी भर जाता था, तो पानी में चल नहीं पाने के कारण लोग गेड़ी का इस्तेमाल करते थे। ताकि गेड़ी का इस्तेमाल इसलिए करते थे कि पानी में जो जहरीले जीव जंतु सांप बिच्छू है उससे पैर की रक्षा की जा सके। गेड़ी लोक नृत्य दल जो है वो अभी तक
21 राज्यों में प्रदर्शन हो चुका है। नेशनल जियोग्राफी चैनल में भी इसका प्रदर्शन हो चुका है। इंडियाज गॉट टैलेंट में किरण खेर मैडम ने कहा था कि जमीन पे तो सब नाचते हैं, लेकिन जमीन से 2.5 फीट ऊपर नाचना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। मैं छत्तीसगढ़ की लोक कला को प्रणाम करती हूँ करके किरण खेर मैडम ने हमें सम्मान दिया। क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल शास्त्रीय नृत्य के लिए जानता है, शास्त्रीय शैली के लिए जाना जाता है, मद्रास शास्त्रीय शैली के लिए जाना जाता है, वैसी छत्तीसगढ़ राज्य अपनी लोक कला के लिए जाना जाता है। तो हम गेड़ी लोक नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। उसके अलावा अन्य कलाओं को और संगीत को बढ़ावा देने के लिए पूरा विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, लोक नृत्य है, इसके लिए भी क्या कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कोई कोर्स होना चाहिए या बचपन से स्कूल में होना चाहिए? इसके संवर्धन के लिए क्या किया जा सकता है? और ये प्रदर्शन तो एक चीज हो गई, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बात आपने कहा। इस बात को हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि लोक कला, जैसे हमारे यहाँ खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, वो पूरे संगीत के लिए है, लेकिन लोक कला हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कला अकादमी की स्थापना होनी चाहिए सर्वप्रथम। जैसे मध्य प्रदेश में लोक कला अकादमी है, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य में भी लोक कला अकादमी बने। और जैसा कि आपने कहा, इसके लिए लोक कला के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जहां बच्चे अपनी लोक कला को पढ़ सके और लोक नृत्य को जान सके और लोक नृत्य कर भी सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रयास है कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो परंपरा है, उसका उन्नयन भी हो, विकास भी हो, प्रयास वो कर भी रहे। कौन सी बात आड़े आ रही है कि चीज व्यापक नहीं हो पा रही है? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी है, और जब सर्वप्रथम उन्होंने अपने बंगले में हरेली पर्व मनाया था, तो मेरे गेड़ी लोक नृत्य दल को सीएम हाउस में गेड़ी नृत्य करने के लिए आमंत्रित भी किए थे। और जो प्रत्येक वर्ष जो गेड़ी चढ़ते हैं, वो गेड़ी हमारे ही दल का होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे जो यहाँ की लोक संस्कृति प्रमुख रूप से है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ बढ़ा ही नहीं रहे, स्वयं उसमें रच बस रहे हैं और स्वयं करते भी। नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष में चले जाएं तो कोस कोस में पानी बदले और हर कोस में बानी, यानी जहाँ पानी बदलता है वहाँ बानी भी बदलता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हर जिले में छत्तीसगढ़ी का अपना अलग स्वरूप है, लेकिन ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ी है। और आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। मैं समझ सकता हूँ कि युवाओं को मन की बात और अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न करने का जो अवसर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, वो बहुत ही अविस्मरणीय है। इनके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, और हम लोक कलाकारों की ओर से भी बधाई देते हैं कि आज इतने बड़े भव्य मंच पर हम लोगों को गेड़ी लोक नृत्य का प्रदर्शन करने का अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को किस रूप से प्रेरित करना चाहेंगे कि जैसे हमारा रावत नाच महोत्सव होता है, प्रतियोगिता होती है, गांव-गांव में उसका आयोजन होता है, गेड़ी का हो, पंथी का हो, कैसे प्रेरित करेंगे? निश्चित ही इन 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री ने ना संस्कृति को, चाहे वो गेड़ी हो, पंथी हो, लोक कला हो, लोक नृत्य हो, सभी को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और मैं जरूर चाहूँगा कि विस्तृत रूप से सिर्फ लोक कला पे आधारित हर जिला में कार्यक्रम हो, और उस जिला से जो चयन हो के अगर कलाकार जाते हैं तो उसको राज्य स्तर पे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम करके लोक कला पे ही आधारित कार्यक्रम करें। और जैसा मुझे याद आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव हुआ, उसमें मुझे भागीदारी का अवसर मिला था। मुझे गेड़ी लोक नृत्य दल को पूरा बुलवाया गया था। उस कार्यक्रम में शरीक होकर यकीन मानिए कि मुझे बहुत ही अमूल्य धरोहर के रूप में लोक कला है, वो पूरे विश्व में विद्यमान हो। आपने अपने मन की बात छत्तीसगढ़ के निवास में कभी की? जी नहीं, अभी तक नहीं। आप चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ का गेड़ी नृत्य है, छुआ नृत्य है, जो पंथी नृत्य है, वो एक बच्चे को आना चाहिए और हर व्यक्ति को आना चाहिए, और हर त्योहार पर और हर पर्व उसका प्रदर्शन हो। बहुत अच्छी बात है। मैं स्वयं स्कूल जाकर
कोरोना काल से पहले बच्चों को गेड़ी नृत्य सिखाते थे। अगर किसी को स्कूटी का चाबी मिला होगा तो प्लीज स्टेज के पास आकर दे देंगे। हम लोगों ने अभी तक गेड़ी नृत्य स्कूटी का चाबी हम लोग सिखा चुके हैं और वो लोग अच्छे उमंग भाव से। अगर किसी को स्कूटी का चाबी मिला होगा तो प्लीज स्टेज में आकर दे देंगे। गेड़ी में जो हमने पारंपरिक गीत गाया, जोहारी जोहारी गुरु ठाकुर देवता सेवारी लागो मैं तोरे जो भला, ये छत्तीसगढ़ की पुरातन गायकी का एक छोटा सा नमूना है जो हमारे पूर्वज गाते आए हैं। इसको हमने बनाया नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से गाते हुए छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। उसी गाना को अभी हम लोगों ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बोली कौन सी आप देख रहे हैं वेशभूषा के रूप में भी कौड़ी एवं चीनी मिट्टी की माला, पटसन वस्त्र, सिद्ध बंद, मयूर पंख धारण करके हम लोग नृत्य कर रहे हैं। और जो वाद्य यंत्र भी बजा रहे हैं वो भी प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र जो है पारंपरिक है। इसमें आपको आधुनिकता का एक अंश भी नजर नहीं आएगा। ये पूर्णतः पारंपरिक लोक नृत्य है जिसको हम लोग अभी भी बरकरार रखते हैं। बोली कौन सी थी? बोली कौन सी थी? ये बोली है छत्तीसगढ़ी शुद्ध बोली। नहीं तो हल्बी है, गोणी है, वो है बस्तरी। केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गारावड़ी वर्ष 2012 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शुरुआत हुई थी, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। यहां की दर्ज संख्या भी करीब 300 से ऊपर की रहती है और इस विद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने से लेकर खेलकूद में भी राष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम लहरा चुके हैं। लेकिन अभी भी स्कूल को वह पहचान नहीं मिली है क्योंकि क्षेत्र को नक्सल प्रभावित मानकर विद्यालय भवन का निर्माण नहीं किया गया और विद्यार्थी अभी भी टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। यह स्कूल सन 2012 को बना, जो कि श्रीमान केदार कश्यप जी उस समय मंत्री थे, उनके कर कमलों से यह स्कूल उद्घाटन किया गया है। तो क्षेत्र में इस तरह के कोई भी स्कूल का निर्माण नहीं हुआ है और आपके गारावंडी में इस तरह का स्कूल भवन का जो निर्माण हुआ है, ये आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यह स्कूल इस ग्राम पंचायत गारावंडी को नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना गया है। मैं कारण बता दूं कि इसके पूर्व लगभग 2012 के या लगभग 12 के पहले विश्रामपुरी ब्लॉक में जो नक्सली कांड हुआ, थाना को उड़ाया गया था, तो उसी के तारतम्य में इसको नक्सली क्षेत्र घोषित कर यहाँ चटईनुमा प्रोफाइल से सीट का स्कूल बनाया गया है। मेरा नाम घनश्याम पटेल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर इस संस्था में मैं पदस्थ हूँ। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गारावंडी सन 2012 से संचालित है और प्रारंभ में यह स्कूल हाई स्कूल के रूप में था, बाद में फिर इसका उन्नयन हायर सेकेंडरी के रूप में किया गया। ये सुदूर अंचल है केशकाल ब्लॉक विकास खंड में और यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं 9वीं से 12वीं तक। और ये जो स्कूल है, इस संस्था में बहुत ही प्रतिभावान छात्र छात्राएं निकल करके अच्छे रिजल्ट आया है। लगभग 97-98% का रिजल्ट इस विद्यालय में प्राप्त हुआ है। और क्योंकि ये जो भवन है वो नक्सल कोटा केबिन के नाम से बनाया गया था। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।